नमस्कार दोस्तों, आज हम वापस आए हैं एक और घटना के साथ जो कि हुई थी उत्तर प्रदेश के का ज़िला बरेली, एक छोटे से गाँव में। दोस्तों, आज हम आपके साथ एक ऐसी हैरान कर देने वाली मामले पर नज़र डालेंगे जिसमें पूरे गाँव में सनसनी फैला दी। और आज हम बात करने वाले हैं ससुर रमेश और बहू कविता के उस अनोखे रिश्ते के बारे में जिसकी कल्पना करना ही शायद ही अजीब होगा। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। ये गांव उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में बसा हुआ है। यहाँ के रहने वाले थे 60 साल के रमेश कुमार। रमेश कुमार का एक साधारण किसान थे जो अपनी बहू कविता के साथ अकेले घर पर रहा करते थे। उनका बेटा अमन, जो कविता का पति था, पिछले 10 सालों से दुबई में नौकरी करता था। यहाँ इस घर में सिर्फ 2 लोग रहा करते थे, ससुर रमेश और बहू कविता। कविता की उम्र 28 साल थी और उसकी शादी जल्दी ही हो चुकी थी और उसकी शादी को बहुत साल हो चुके थे, लेकिन अब तक वो माँ नहीं बन पाई। उसका पति अमन 10 साल पहले नौकरी के सिलसिले में दुबई गया था और तब से लौटा नहीं। केवल फ़ोन पर बातें होती। कविता बहुत ही खूबसूरत और रंगीन मिजाज की औरत है। उसकी शादी को 11 साल बीत चुके थे, लेकिन कोई गुड न्यूज़ नहीं सुनी थी। जब कभी वो पड़ोस के बच्चों को देखती तो दौड़कर उसे गोद में उठा लेती और घंटों उसे खिलाती। उसके मन में माँ बनने की चाहत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। कई बार उसने अपने ससुर रमेश से कहा था कि उसे बच्चा चाहिए। तब रमेश उसे दिलासा देते थे कि उसका जब पति लौटेगा तब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कविता जानती थी उसका पति कभी नहीं लौटेगा। अगर वो लौट आया तो उसमें वो ताकत नहीं थी जो एक पति में होनी चाहिए थी। कविता की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो अक्सर गांव के दूसरे पुरुषों से मिलती जुलती। उसका मन किसी भी युवक को देखकर फिसल जाता, लेकिन उसके मन में एक ख्याल आता था कि क्यों ना अपने ससुर से बात की जाए। लेकिन जब वो रमेश रमेश को देखती तो उसका दुबला पतला शरीर देखकर सोचती कि वो ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, अक्सर बाहरी रूप धोखा देता है। हमेशा भले ही रमेश देखने में ही भले ही दुबले पतले थे, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत थे। वो भी कहीं ना कहीं रंगीन मिजाज के थे, लेकिन बहू के सामने कभी जाहिर नहीं करते थे क्योंकि उन्हें डर लगता था कहीं बदनामी ना हो जाए। फिर एक दिन आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये दिन था 15 मई 2024 का। दोपहर का समय था, करीब 3 बजे। रमेश घर के आंगन में कुर्सी पर बैठे हुए थे। उन्होंने कविता को आवाज़ लगाई, बहू एक कप चाय बना दो। कविता रसोई में खाना बना रही थी। उसने चाय बनाई और लेकर आंगन में आई, लेकिन जब वो वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि रमेश की लुंगी थोड़ी सी खिसक गई थी और उसका शरीर का हिस्सा दिख रहा था जो शायद ही कभी ना कभी किसी को ना दिखा हो। कविता वहाँ खड़ी होकर देखती रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके दुबले पतले ससुर के पास इतनी ताकत हो सकती है। वो काफ़ी देर तक वहाँ खड़ी रही और फिर चाय रख कर अंदर चली गई। उस दिन के बाद कविता बदल गई। उसने बाहर के लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। अब उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने ससुर पर था। वो रोज़ नए नए कपड़े पहनती, खूब मेकअप करती और रमेश के लिए तरह तरह के पकवान बनाती। वो चाहती थी कि किसी तरह अपने ससुर को देख ले, समझ अपने झांसे में फंसा ले। रमेश ये सब देखते समझते थे। वो भी अपनी बहू को नए कपड़ों में देखकर आकर्षित होते थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। दोनों के बीच अनकहा अंक अक्सर आकर्ष था जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन वो आ ही गया जिसका इंतज़ार था। ये दिन था 25 मई 2024 का। जो शाम रमेश बाज़ार से मछली लेकर आए। उन्होंने कविता को दोनों मछली बहुत पसंद है। कविता ने उस रात बेहतरीन मछली बनाई। दोनों साथ बैठकर खाना खाया। मछली इतनी स्वादिष्ट थी कि दोनों खाते खाते तारीफ करते रहे। खाना ख़त्म करने के बाद रमेश हाथ धोकर अपने कमरे में सोने चला गया, लेकिन कुछ ही देर बाद कविता अपने कहना अधूरा छोड़कर बिना कुछ सोचे समझे सीधे अपने ससुर के कमरे में जा पहुंची। वहाँ एक दूसरे को दोनों देखते रह गए। कुछ पल की चुप्पी के बाद दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। दोस्तों, उस रात रमेश ने अपनी बहू को हर इच्छा, हर ख्वाहिश और हर ज़रूरत को पूरा किया। कविता को वो मिल गया जिसकी 11 साल से तलाश करती थी। ये सिलसिला सुबह तक चला। उस रात के बाद से दोनों बीच ये सिलसिला पड़ा रहा। अब
रात होते ही दोनों एक साथ खाना खाते और फिर रमेश के कमरे में चले जाते। ये सिलसिला 3 महीने तक चला और किसी को कुछ नहीं पता चला। गाँव वाले सोचते थे कि ससुर बहू अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन दोस्तों, हर राज खुलकर ही नहीं रहता। 15 अगस्त 2024 की रात थी। आधी रात के करीब 1 बजे रमेश और कविता अपने कमरे में थे, तभी अचानक से घर का दरवाज़ा खुला। कमरे के अंदर से आवाज़ आई, दोनों घबरा गए। दरवाज़ा खुला और अंदर अमन आया, यानी रमेश का बेटा और कविता का पति। वो बिना वो बिना बताए अचानक दुबई से लौट आया। उसने जब अपने पिता के कमरे से आवाज़ सुनी तो सीधा वहीं पहुंचा। दरवाज़ा खुलते ही उसने देख लिया जो शायद कोई बेटा नहीं देखना चाहता। उसके पति और उसकी पत्नी और उसका पिता एक ही पलंग पर थे। दोनों कपड़े पहनने की जल्दी की, लेकिन अमन वहीं पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रहा। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो चिल्लाया, पिताजी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं आपका बेटा हूँ और ये मेरी पत्नी है। इससे पहले कि रमेश कुछ कहते, कविता आगे बढ़ी और उसने अमन के सामने खड़े होकर कहा, तुम बोलते हो क्या हो? शादी के 11 साल हो गए, तुमने कभी मेरी ज़रूरतें समझी? तुम 10 साल पहले दुबई चले गए थे और आज पहली बार लौटे हो। मैं अकेले इस घर में रही थी। तुमने कभी पूछा मेरा हाल? मैं औरत हूँ, मेरी भी इच्छाएं हैं, ज़रूरतें हैं। सिर्फ खाना पीना खिला देने से औरत की ज़रूरत पूरी नहीं होती। कविता ने आगे कहा, और हाँ, मैं माँ बनना चाहती हूँ। 11 साल हो गए, तुम मुझे माँ नहीं बना सके। ना तो तुम मैं वो ताकत है, ना तुम ही कभी उस लायक थे। इसलिए मुझे तुम्हारे पिता की मदद लेनी पड़ी। हो सकता है कि उनकी बदलौट मेरी गोद भर दे। अम्मा ने ये सब सुनकर उसने अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोते हुए बोला, कविता, तुम सही कहती हो। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मैं तुम्हारी ज़रूरतें नहीं समझ सका। मैं सच में उस लायक नहीं हूँ। अब रमेश ने दोनों को समझाया। उसने कहा, देखो बेटा, ये घर का मामला है और इसे घर में ही रहने दो। बाहर अगर ये बात फैली तो हमारी बदनामी होगी। और सुनो, बच्चा चाहे किसी का भी हो, नाम तो तुम्हारा ही लेगा। तुम उसके पिता कहलाओगे, इसमें तुम्हारा ही भला है। अमन ने अपने पिता की बात मान ली। उसे समझ आ गया कि कविता की खुशी ही सबसे ज़रूरी है। उसने कविता से माफ़ी मांगी और कहा अब वो दुबई नहीं जाएगा, यहीं रहकर खेती करेगा और कविता का ख्याल रखेगा। उस रात के बाद तीनों ने मिलकर रहना फैसला किया। हमेशा अमन और कविता रमेश मिलकर ये ख्याल रखेंगे। और फिर कुछ ही महीनों बाद कविता की गोद भर गई। उसने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। आज वो बच्चा घर के आंगन में खेलता और तीनों मिलकर उसके पालन पोषण करते। गांव वालों को सब पता है, कविता खुश है, रमेश खुश है और अमन भी खुश है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को दुखी या परेशान करने का नहीं था, बल्कि आपको ये समझाने का है कि रिश्ते कितने भी जटिल, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, कभी न कभी हालात इंसान को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देता है जिनकी बारे में सोचा भी नहीं होता है। इस पूरी घटना आपके क्या विचार हैं? क्या कविता ने सही किया या गलत? अमन की क्या गलती थी और रमेश की, क्या वो सही थे या गलत? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए।